हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी ए सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हम आज स्टार्ट करेंगे बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझेंगे और कोशिश करेंगे इसे जितनी जल्दी ये कवर हो सके पूरा का पूरा चैप्टर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, कौन कौन से हमें चैप्टर्स इसके अंदर देखने होंगे, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने होंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। साथ में यानी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसे काफ़ी कुछ कवर करें। ठीक है जी, ये हमारा कंटेंट होगा। कंटेंट में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लस इसके लिमिटेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, अगर हमें फ्यूचर के लिए बजट बनाना है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेती है, तो इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि मैनेजमेंट की हेल्प कैसे की जाती है बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। किस चीज़ में? बजट बनाने में। थर्ड चैप्टर इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे कि हम एटलीस्ट इतना अचीव करना चाहते हैं, और अगर उतना अचीव नहीं हो पाता है तो उसके बीच में हम वेरिएंस चेक करेंगे किस वजह से हमारा यानी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, इट मीन्स ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड मॉडर्न कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस एंड वो क्या रोल प्ले करता है। सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमें गुड्स बनाना चाहिए या मार्केट से खरीद लेना चाहिए। So many decisions we will take under this chapter. And last one is the responsibility accounting. And responsibility accounting will fix the responsibility of the person जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को या तो नुकसान हुआ है या हमारा खर्चा इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स अल्टीमेटली हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ड्यू टू विच द बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम सम इश्यूज एंड लॉस। ठीक है जी, ये हम इस चैप्टर के अंदर हमारा समरी पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, इसको जानने के लिए जरूरी है कि हमें ये जानना जरूरी होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर दी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग किसे कहते हैं वो हम ऑलरेडी किसके अंदर देख चुके हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो एक चीज जानना जरूरी है, अगर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक पार्ट है, किस चीज़ का पार्ट है, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। इट मीन्स हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी, उस इंफॉर्मेशन को हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग करके उसके ऊपर मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, और जब मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, इस डिसीजन को लेने के लिए हमें पढ़ना होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इन सिंपल वी कैन से अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज नथिंग बट इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम which is provided by the accounting to the management for the purpose of decision making, जिससे कि मैनेजमेंट क्या ले सके, यानी डिसीजन ले सके। किसके लिए? फॉर बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एंड कॉस्ट सेविंग ऑफ द बिजनेस। जिससे कॉस्ट सेविंग होगी तो क्या होगा, कॉस्ट सेविंग होने से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें अकाउंटिंग से कलेक्ट हुई हैं, वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। वही कहता है, दो तरह के यूजर होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स, एक इंटरनल यूजर्स। ठीक है जी, एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जैसे हम कह सकते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर, जैसे कि अगर इंप्लॉयज़ हो गए, करेक्ट, ये कह सकते हैं क्रेडिटर्स हो गए, ये कह सकते हैं शेयर होल्डर्स हो गए, एटसेट्रा। ठीक है जी, बट इंटरनल यूजर्स कौन से हो गए? इंटरनल यूजर्स हो गए हमारे यानी कौन, मैनेजमेंट। ठीक, ये हमारा इंटरनल यूजर्स हो गए। तो जब इट मीन्स इंफॉर्मेशन किसको चाहिए, इंटरनल यूजर्स को भी चाहिए और एक्सटर्नल यूजर्स को भी चाहिए। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि जो भी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ये जो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं, उनके हित में उनको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग। और जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा उसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना होगा, किसकी हेल्प चाहिए होगी, अकाउंटिंग की हेल्प चाहिए होगी। इसलिए वो कहता है इन सिंपली, वो कहता है अकाउंटिंग इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। अकाउंटिंग इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रीड करते हैं एक बार। कहता अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज। सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, जैसे कि शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, बैंकर्स, टैक्स अथॉरिटीज एंड अदर्स। अब समझते हैं शेयर होल्डर क्यों इंटरेस्टेड होगा इन्फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि शेयर होल्डर ने कंपनी का शेयर्स खरीदा है, इट मीन्स कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए जानना जरूरी होगा कि कंपनी किस सिचुएशन से गुजर रही है, कि कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कंपनी इट मीन्स डिविडेंड देगी या नहीं देगी। मैनेजर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्योंकि मैनेजमेंट अपने रिसोर्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहता है। मैनेजमेंट चाहता है कि जितने उसके पास रिसोर्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उनका अच्छे से इस्तेमाल हो, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि कंपनी की कॉस्ट को बचाया जा सके। ठीक, फ्यूचर के लिए डिसीजन ईजी लिया जा सके। आगे कहता है क्रेडिटर्स के लिए क्यों इंफॉर्मेशन है। क्रेडिटर्स हम जब उधार खरीदते हैं सामान, तो क्रेडिटर्स के मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो मैं उधार सामान बेच रहा हूं, क्या मुझे इसका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए इंफॉर्मेशन से क्या होगा। अगर कंपनी की इंफॉर्मेशंस अगर क्रेडिटर्स के पास होती है तो क्रेडिटर्स के पास अगर इंफॉर्मेशन होती है तो क्रेडिटर्स को ये नॉलेज होती है बिजनेस की कि इस बिजनेस की पोजीशन क्या है। इट मीन्स अगर मैं ऐसे उधार में सामान बेचूंगा तो क्या मेरा पैसा वापस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। डिवेंचर होल्डर्स, इन्होंने हमें लोन दिया है। अगर लोन दिया है तो सबसे पहला उनका पॉइंट क्या आएगा, उनके दिमाग में दो चीजें आएंगी कि क्या ये बिजनेस मेरे को हमारा इंटरेस्ट टाइमली देगा या नहीं देगा। दूसरी चीज, जो हमने लोन दिया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, लोन के तौर पे जो अमाउंट दिया है, क्या वो पैसा हमारा जब ड्यू होगा तो रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इट मीन्स डिवेंचर होल्डर्स के माइंड में दो चीजें चलेंगी कि एक तो जो उसने लोन दिया है उस लोन की रिकवरी होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज, जो इंटरेस्ट हर साल या हर महीने जो ड्यू होगा, क्या वो कंपनी उसे पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसीलिए इनके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी हो जाती हैं। बैंकर्स के लिए सेम, जैसे कि डिवेंचर होल्डर्स के लिए, बैंकर्स के लिए भी ऐसी, बैंक ने अगर लोन प्रोवाइड किया है, ठीक, तो बैंक भी क्या सोचेगा कि जो लोन दिया है क्या वो रिकवर होगा या नहीं होगा। जो बैंक इंटरेस्ट, जब लोन रिकवर होगा तो साथ में इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। टैक्स अथॉरिटीज की बात करें, इट मीन्स जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या जब कंपनी ऐसे गुड्स बेचेगी जो कि यानी किसके अंदर, टैक्स के दायरे में आती होंगी, तो क्या ये कंपनी टैक्स टाइमली जमा कराएगी नहीं कराएगी। क्या ये कंपनी कंप्लायंस फॉलो करेगी या नहीं करेगी। क्या एक कंपनी बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करेगी या नहीं करेगी। इसी तरह की इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। इन सारी इंफॉर्मेशन से, बिजनेस की यानी नॉलेज से, बिजनेस का डीप एनालिसिस करने से, ये सारी इंफॉर्मेशन इनको मिलने के बाद ये अपना डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें फ्यूचर में क्या स्टेप उठाना है। इसलिए वो कहता है ब्रॉडली स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है एंड पर्पज फॉर सच इंफॉर्मेशन इज यूज्ड, अकाउंटिंग में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इट मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए वो कहता है कि हमें यानी अकाउंटिंग को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। और वो 3 भाग कौन कौन से होंगे हमारे। अकाउंटिंग को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अनदर वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब समझते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कुछ सामान परचेज किया। इट मीन्स ए ट्रांजैक्शन होगी। उसने परचेज किया और वो परचेज किया, उसने मान लीजिए 10 लाख रुपए का कोई गुड्स परचेज किया जिससे उसे आगे बेच के प्रॉफिट कमाना है। अब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन सबको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। उनको रिकॉर्ड के बाद लेजर रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, बाय मेकिंग जर्नल एंट्री हम पास करेंगे जिससे कि हमारा रिकॉर्डिंग हो जाएगी। क्लासिफिकेशन करेंगे बाय क्रिएटिंग लेजर्स क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगी। समराइजिंग कैसे करेंगे, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी, उसके ऊपर फिर एनालिसिस होगा, बाय रेशियो एनालिसिस किया जाता है।
इंटरप्रिटेशन किया जाएगा और लास्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाएंगी इंटरेस्टेड पार्टीज को। और वो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन हो सकती हैं? वो पार्टी हो सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। इसीलिए वो कहता है कि यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशंस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन of the business, financial position of the business. And what are these informations? That how profit and loss is prepared and what kinds of profit and loss transactions we have. सेकेंड चीज, बैलेंस शीट दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से दिखाता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, करेक्ट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से दिखाता है कि कंपनी की लिक्विडिटी क्या है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है जी। अब आती है दूसरी चीज, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल क्या है? इट मींस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। इट मीन्स अगर कोई गुड्स बनाया जाता है, मान लीजिए कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, तो उस गुड्स को बनाने में क्या क्या खर्चा लगता है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ अ प्रोडक्ट और कॉस्ट जो इनकर की जाती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड्स एंड रेंडरिंग अ सर्विसेज। सर्विस को रेंडर करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, जो ईच एंड एवरी एलिमेंट पे जो खर्चा किया जा रहा है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम यानी कहाँ से मिलेंगे वो इन्फॉर्मेशन? वो मिलेगी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? एनालाइज करता है कॉस्ट को एंड कंट्रोल करता है कॉस्ट को, और जो उनकी एफिशिएंसी है उसे मैक्सिमाइज करता है, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, जिससे कि कंपनी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेविंग हो और जिससे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम कॉस्ट हो। कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिटेल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग सप्लाइड टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर efficient performance of their functions and optimum utilization of scarce resources। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि हमारा मेन टॉपिक होगा। इट्स अ बीकॉम ऑनर्स सब्जेक्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे को क्या करता है? बिजनेस की ईच एंड एवरी पॉइंट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, प्लान करता है और फ्यूचर डिसीजंस लेता है, जिससे कि बिजनेस में होने वाली जो परेशानियां हैं, ये जो आने वाली परेशानियां हैं, उनसे बचा जा सके और मैनेजमेंट का पूरा रोल इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स मैनेजमेंट क्या करता है? कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद, क्या क्या करता है वो? आइडेंटिफाई करता है, प्रेजेंट करता है एंड इंटरप्रेट करता है। क्या क्या चीज़ें? इंफॉर्मेशंस यूज्ड फॉर, किस लिए? अगर उन्हें फॉर्मुलेट करनी है स्ट्रेटजीज बनानी है, स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या क्या आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या डेटा चाहिए होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, उनको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी चीज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कंप्लीट प्लानिंग करता है। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी प्लानिंग क्या होगी? एंड टू एंड प्लानिंग, क्या कहाँ से सामान खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, क्या रूट होगा जिससे कि कंपनी को डिसीजन, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो, और ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट। इसी तरह बिजनेस को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जाएंगे, जिससे कि हमारे बिजनेस में जो होने वाले फ्यूचर में कंटिजेंसीज हैं, जो होने वाले जो लॉसेस हैं, या जो हमें लगता है कि कोई ऐसे इवेंट हैं जो कि हमारे बिजनेस को डुबा सकते हैं, उनसे बचाया जाता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ये भी डिसाइड करता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। साथ में मैनेजमेंट क्या करता है? जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो एक्सटर्नल पार्टीज हो सकती हैं, वो इंटरनल पार्टीज हो सकती हैं। बाय कैसे करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड उन्हें? बाय प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट सर्कुलेट करता है, रिपोर्ट यानी पब्लिश करता है, और उन रिपोर्ट के बेसिस पर चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हो, वो सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं, वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर सकते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, कंपनी की लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं, कंपनी का ईच एंड एवरी एलिमेंट वो देख सकते हैं। करेक्ट। तो ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट की, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को किस चीज के लिए? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड उसको स्ट्रेटजी बनाने से लेके और अपना गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो स्टेप्स और जो पूरी
चेन बनाई जाती है वो बनाई जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, एंड इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये अकाउंटिंग कहाँ से आता है हमारे पास? विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कह सकते हैं अकाउंटिंग के जो तीनों ब्रांचेज हैं, इट्स अ सिंगल वन फॉर अकाउंटिंग, विदाउट वन नो वन इज सफिशिएंट। ये कह सकते हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। सो दीज थ्री आर अ चेन ऑफ अकाउंटिंग एंड अ चेन ऑफ अ बिजनेस प्रोजेक्ट। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ये था हमारा बेसिक सा आइडिया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या होता है, क्यों मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। इट मींस मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। कैसे? सारी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है, और मैनेजमेंट उसके बेसिस पर डिसीजन लेता है कि कितना हमारे को यूटिलाइज करना है, कैसे हम अपने इन रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, कैसे हम अपनी कॉस्ट को कम करेंगे। करेक्ट? तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ये हेल्प होती है। दूसरा कहता है कि फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। वी हैव डिस्कस्ड कि चाहे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो चाहे वो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हो, दोनों इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की हेल्प करती हैं डिसीजन लेने में। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे हेल्प करेंगी? कंपनी को पता होगा कि कंपनी की आज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी को पता होगा कि कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कंपनी को पता होगा कि कंपनी के पास कितनी असेट्स हैं, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज हैं, कंपनी को पता होगा कि कंपनी की आज फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ लिक्विडिटी की पोजीशन कैसी है, कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है। इससे ये हमें प्रोवाइड करेगा कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करेगा? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। इस मीन्स अगर हमें कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करना है तो मटेरियल कितने का आएगा, रॉ मटेरियल आने के बाद अगर रॉ मटेरियल आ जाएगा तो हमारे को लेबर चाहिए होगी उसे बनाने के लिए, तो लेबर कितने में आएगी, कहाँ से आएगी, क्या सोर्स होगा लेबर का। तीसरी चीज, अगर लेबर और मटेरियल है हमारे पास बट हमारे को यानी जो रिक्वायरमेंट है सपोर्ट सर्विस नहीं होंगी, यानी ओवरहेड नहीं होगा अगर, तो हम गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है कि हमें किस रेट पर कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल होगी विद द हेल्प ऑफ कोटेशंस, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। थर्ड पॉइंट कहता है इंटरनल यूज। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं इट इज़ नॉट फॉर एक्सटर्नल यूज। हम ये नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट इंटरनल इन्फॉर्मेशन को यूज करने के बाद ये डिसाइड करता है कि उसे अगला फ्यूचर में क्या एक्शन लेना होगा। अगला कहता है प्योरली ऑप्शनल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली ऑप्शनल, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, इट इज़ नॉट स्टैचुटरी। जैसे कि मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, कंपनी की बैलेंस शीट बनाना है, इट इज़ अ स्टैचुटरी। आपको रिटर्न फाइल करनी है, इट्स अ स्टैचुटरी। करेक्ट? बट बात करें अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कि मैंने रिपोर्टिंग है वो आपको कैसे बनानी है, उसके लिए ना तो कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड किया हुआ है, देयर इज नो स्पेसिफाइड फॉर्मेट, और ना ही ये स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन है। इट्स अ ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है कि आप इसे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, प्योरली ऑप्शनल। अगला कहता है कंसर्न्ड विद फ्यूचर। कंसर्न्ड विद फ्यूचर। अब फ्यूचर के लिए क्यों कंसर्न्ड है? इट मीन्स कहीं ना कहीं डिसीजन पास्ट के लिए तो लिए नहीं जाते, पास्ट में तो जो चीज़ हो चुकी है उसको बेस मानकर, उसको एक आइडिया मानकर फ्यूचर के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि हम फोरकास्ट बनाते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें पिछले साल ये प्रॉफिट हुआ है और उसके लिए हमने ये खर्चे किए हैं, ये हमारा रेट ऑफ क्वांटिटी था, ये हमारा यानी रेट ऑफ क्वांटिटी था और ये हमारी क्वांटिटी थी। हम क्या कहते हैं फ्यूचर के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं पास्ट डेटा को बेस मानकर, वो कहाँ से मिलता है हमें? अकाउंटिंग से। तो पास्ट डेटा को बेस मानकर फ्यूचर के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं, तो ये कहता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर नॉट फॉर पास्ट। और ये कह सकते हैं कि पास्ट के बेसिस पर ये फ्यूचर के लिए क्या करता है? डिसीजन लेता है। अगला कहता है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है,
जैसे कि हम कहते हैं हम अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनानी है तो यहाँ लायबिलिटी लिखनी है, यहाँ असेट्स लिखनी है। ये कि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने तो यहाँ डेबिट लिखना है, इधर क्रेडिट लिखना है। वो कहता है कि नहीं, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, देयर इज नो स्पेसिफाइड फॉर्मेट। आप चाहे उसे वर्टिकल बनाओ, चाहे उसे आप हॉरिजॉन्टल बनाओ, चाहे आप उसे यानी सिंपल से एक पेपर पे कॉपी करके यानी प्रेजेंटेशन दे दो। ये आपके ऊपर है कि हाउ यू कैन अट्रैक्ट योर प्रेजेंटेशन, कि आप अपने अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो, हाउ यू विल मेक योर प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव। आप अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे अपनी प्रेजेंटेशन को, ये आपके ऊपर है। देयर इज नो स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, तो ये था हमारा इसका फीचर्स। अगला देखते हैं स्कोप क्या है। अगर हम बात करें स्कोप की, इट मीन्स कहीं ना कहीं देखो अकाउंटिंग का स्कोप क्या है कि हमें गुड्स खरीदा, उसकी हमने रिकॉर्डिंग की, उसे क्लासिफाई किया, उसे समराइज किया, उसे इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया एंड दैट्स इट, कम्युनिकेट कर दिया। करेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या किया, कोई एलिमेंट लिया, हमें कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हमें क्या क्या खर्चा चाहिए होगा वो हमने लिया। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इसको बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है। और वाइड क्यों है, क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है। और जब आपको फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है तो कहीं ना कहीं पास्ट इंफॉर्मेशन को बेस मानकर आपको फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना होगा। और जब फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो स्कोप होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, उसके अंदर हमें सब चीज़ें देखनी होंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखना होगा, क्या बैलेंस शीट है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यानी क्या हमारे पास लिक्विडिटी है। हमें कॉस्ट अकाउंटिंग देखना होगा कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुए हैं और वो कैसे चेक कर रख सकते हैं हम। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल रखती है, इंटरनल कंट्रोल करती है, इंटरनल ऑडिट रखती है, उसके टैक्स अकाउंटिंग होती है, वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को। ऑफिस में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल किए जाते हैं, कॉस्ट रिडक्शन का मेथड्स यूज किए जाते हैं। There are so many techniques are used in order to reduce the cost and increase the profit, increase the performance and use the resources, scarce resources optimally. करेक्ट। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इसका स्कोप है। ये पक्का है कि इसका स्कोप ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। सबसे पहले कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है, हिस्टोरिकल डेटा। और हिस्टोरिकल डेटा क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होता है और उसके बेसिस पर मैनेजमेंट को फ्यूचर में डिसीजन लेने होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो स्कोप है और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है, उस केस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट डेटा को प्रोवाइड करता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन पास्ट डेटा के बेसिस पर फ्यूचर में डिसीजन के लिए फोरकास्ट तैयार करता है। ठीक। दूसरा कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप कम होगा एज कंपेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि देखो क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है, अलग अलग तरह की हम क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वी यूज सो मेनी टेक्निक्स। क्या क्या यूज करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि हमने वेरियस टेक्निक्स, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे हमने कहा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज किया हमने। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि हमने यानी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि हमारा ये स्टैंडर्ड होगा। अब हम उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, एक स्टेप्स करते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एसओपी क्रिएट करते हैं, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमने वो अचीव किया या नहीं किया। दूसरा कहता है कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इट मीन्स हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं, हम वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं, हम प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं, हम सेल्स का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए होगा, कि जिससे कि हमारे को फ्यूचर में जो भी यानी लूप होल्स रहे हैं या जो भी यानी शॉर्ट कमिंग्स नहीं हैं, उनको सब आगे फ्यूचर में खत्म किया जाए। ठीक। अगला कहता है, अगला स्कोप है बजट एंड फोरकास्टिंग। ये बजट बनाता है, फोरकास्ट करता है, बजट में हेल्प होती है और फोरकास्ट में भी ये हेल्प करता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है किसके लिए, कि बजट रिक किया जाए और उसे फोरकास्ट तैयार किया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट वी प्रिपेयर सम बजट्स फॉर द कंपनी। अगला कहता है टैक्स प्लानिंग में हेल्प करता है। टैक्स प्लानिंग में हेल्प क्या करता है, इट मीन्स अब देखिए जो यानी कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमें टैक्स प्लानिंग करनी है। टैक्स प्लानिंग का इसका मतलब ये हुआ कि हम कंपनी का फंड सेव करना चाहते हैं, कंपनी का हम यानी जहां हमें लगता है कि हम इस तरह से टैक्स प्लान कर सकते हैं, इट मीन्स जो भी प्रोविजंस दिए हैं लॉ में उनका हमें एडवांटेजेस लेना है। हम अपनी बेस्ट एक्सपर्टीज यूज करके जो भी यानी एडवांटेजेस हैं, जितना हम मैक्सिमम एडवांटेजेस ले सकते हैं टैक्सेशन का, टैक्स लॉस का, वो हमें सिखाता है मैनेजमेंट
अकाउंटिंग, जिससे कि हम बिजनेस का फंड बचा सकें, जिससे कि हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, जो भी हमारे मैनेजमेंट हैं, जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इनको मैनेजमेंट क्या करता है, रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। रिपोर्टिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट इज नॉट देयर, बट रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, रूटीनली रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली एंड टाइमली डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट प्रिपेयर्स बोथ द रिपोर्ट्स, रूटीनली रिपोर्ट बनती हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स बनती हैं, एडहॉक रिपोर्ट्स बनती हैं, जब नीड होती है तब रिपोर्ट्स बनती हैं। किसके लिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो क्या हो यानी मिडिल लेवल हो, यही कह सकते हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, उन सबको यानी सारी के सारी रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती हैं। आगे कहता है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स। अब देखिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, स्टॉक को कंट्रोल करना होता है। स्टॉक को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, अब देखिए इट मीन्स मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमें स्टॉक चाहिए होगा, हमें सामान चाहिए होगा, क्योंकि हम सब जब हमारे पास स्टॉक होगा तब हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, तब हम उसे आगे बेच पाएंगे। बट अब इसके अंदर देखो कंट्रोल कैसे होगा, इट मीन्स आपको एक ऑर्डर ऐसे टाइम पर प्लेस करना है कि जिससे कि आपके पास जो अवेलेबल सामान है, अवेलेबल स्टॉक है, वो भी कम ना पड़े, और आपका जो इन ट्रांजिट स्टॉक है वो टाइमली आ जाए, जिससे कि आपके पास स्टॉक की शॉर्टेज ना हो। और अगर आप टाइम से पहले ऑर्डर कर दोगे तो आपका ऑर्डर पहले से आ जाएगा, आपको उसको रखने के लिए एक अलग से स्पेस रखना होगा, अलग से जगह लेनी होगी, किराया लेना होगा, कहीं ना कहीं वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। इट मीन्स जब आप ऑर्डर दोगे तो ऑर्डरिंग टाइम इट्स इंपॉर्टेंट, वो हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट को बचाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप टाइम के बाद अगर ऑर्डर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका यानी जो प्रोडक्शन होना था तो वो हैम्पर होगा, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होगा। ठीक, तो वही कहता है कि इसी तरह के हमें कॉस्ट कंट्रोल क्या करने होते हैं, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स अपनाने होते हैं। इसी तरह लेबर को कंट्रोल करना, लेबर अब हमें पता है कि अगर हमारा लेबर खाली बैठा रहेगा तो हमारा नुकसान है, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा लेबर इंगेज रहे, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, टाइमली डेटा, टाइमली रॉ मटेरियल उसे प्रोवाइड करना होगा। ओवरहेड कंट्रोल, ओवरहेड क्या होता है, सपोर्ट सर्विस, इट मीन्स सपोर्टिंग मटेरियल। हम ये नहीं कह सकते कि जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसे कहीं भी वेस्ट कर दो, नहीं, इट मस्ट बी ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। तो कहता है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स में भी हमारा मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो दिस इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगला कहता है स्टैटिस्टिकल टूल यूज किए जाते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि हमें एनालाइज करना है, हमें प्रेजेंट करना है क्या, डेटा, हमें रिपोर्टिंग देनी है। अब रिपोर्टिंग कैसे दी जाती है, जैसे कि हम ग्राफ बना के रिपोर्ट दे सकते हैं, हम ग्राफ बना सकते हैं, हम टेबल बना के रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने चार्ट बना दिया, जिससे कि हम कह सकते हैं हमारे क्या प्रॉफिट ये इंक्रीज होता जा रहा है, या फिर हमारा चार्ट ये भी हो सकता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि हमारा चार्ट एकदम समान चल रहा है, करेक्ट। तो दीज आर दी चार्ट्स विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स। और जो रिपोर्ट्स कहाँ की जाती हैं, मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जाती हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइडिंग द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स एंड चार्ट्स। इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट, अब देखो इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट का क्या रोल होता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, उनको ढूंढा जाए, किसके द्वारा, इंटरनल ऑडिटर के द्वारा, इंटरनल चेक करके, इंटरनल ऑडिट करके, इंटरनल कंट्रोल करके, जो भी लूप होल्स हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उन सबको ढूंढा जाए, और उन जो भी कमियां हैं उन सबको यानी फ्यूचर में खत्म किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और जो कमियां हैं उन्हें रिमूव किया जाए। जैसे ही कमियां खत्म होगी, हमारा बिजनेस जो लॉस में चल रहा होगा या जो कम प्रॉफिट हो रहा होगा, फ्यूचर में वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड लास्ट कहता है यानी फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इट मीन्स जितनी भी हमने जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट उनको एनालाइज करता है। सारी अकाउंटिंग, चाहे वो कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन हो, उन सबको यानी क्या करता है, एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रिटेशन के बाद ये डिसीजन लेता है कि उनको यानी कौन सा सुटेबल स्टेप लेना है, जिससे कि कंपनी का फ्यूचर में प्रॉफिट इंक्रीज हो और कंपनी का लॉस मिनिमाइज हो, कंपनी के यानी रिसोर्सेज हैं, जो स्केर्स रिसोर्स हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, जिससे कि हमारा आउटपुट ज़्यादा हो, जिससे कि हमारी सेल ज़्यादा हो, जिससे कि हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट और रिजल्ट ज़्यादा हो, जिससे कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो, जिससे कि हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो, जिससे हमारा शेयर होल्डर सेटिस्फाइड हो। इट मीन्स वी हैव टू थिंक फ्रॉम एंड टू एंड, ईच एंड एवरी पॉइंट, फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव्स वी हैव टू थिंक। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं बहुत सारा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे पहले काम क्या होगा, प्लान करना।
क्या प्लान करना कि हमें प्लानिंग क्या करनी होगी कि प्लान शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि प्लान हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा और लॉन्ग टर्म होगा। इट मीन्स हमें कुछ प्लान शॉर्ट टर्म बनाने होंगे, कुछ प्लान हमें लॉन्ग टर्म बनाने होंगे। डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है उसके हिसाब से हमें देखना होगा। पहली चीज कि शॉर्ट टर्म प्लान बनाएंगे या लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे। दूसरी चीज वो कहता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेंगी कि जो हम टेक्निक यूज करेंगे वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। उसके लिए भी प्लान करना होगा कि कौन सी टेक्निक हमें कब इस्तेमाल करनी है। और वो कौन कौन सी टेक्निक हो सकती हैं कि हमें जैसे बजटिंग करनी है, हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम देखेंगे, अभी फ्यूचर में देखेंगे और कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, वो टेक्निक देखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी एक टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा कॉरिलेशन रिग्रेशन एक टेक्निक हुआ करती थी स्टैटिस्टिक्स में, जहां पर हम कॉरिलेट करते थे दो डेटाज को, ठीक, उनके बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करते थे कि क्या रिलेशन होना चाहिए। तो दीज आर द टेक्निक्स विच आर यूज बाय द मैनेजमेंट। दूसरी चीज वो कहता है कोऑर्डिनेशन। देखो, विदाउट कोऑर्डिनेशन ईच एंड एवरीथिंग इज नथिंग। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस को अच्छा करना चाहते हो, अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। रीजन बताता हूं इसका। मान लीजिए आपने परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, और रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसे टाइमली नहीं दिया। अब देखिए, परचेज आपने टाइम पर किया बट आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसे टाइमली नहीं दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिले हुआ। प्रोडक्शन डिले होगा तो उसकी वजह से सेल लेट होगी, सेल लेट होगी तो उसकी वजह से जो पैसा आने वाला है वो लेट आएगा, और जब पैसा लेट आएगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कंपनी को फाइनेंशियल लॉस है। करेक्ट, पहली चीज। ठीक है जी। तो वो ये कहता है कि कोऑर्डिनेशन होना हर डिपार्टमेंट के बीच में जरूरी है। जरूरी है कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन एवरीथिंग इज नॉट इन अ गुड पोजीशन। कंपनी की पोजीशन भी अच्छी नहीं होगी और कंपनी की जो सिस्टम होगा वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा है। ठीक। तीसरा कहता है कंट्रोलिंग। अब देखो, मैनेजमेंट को ये इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलिंग करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कंट्रोलिंग किस चीज़ की होगी और कंट्रोलिंग क्या हेल्प करेगा? कंट्रोलिंग हेल्प करेगा मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उससे कंपनी के जो लूप होल्स हैं उन्हें फाइंड आउट किया जाएगा, उनके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, उन लूप होल्स को खत्म किया जाएगा, उन कमियों को हटाया जाएगा। ठीक। जो भी दिक्कतें होंगी उन सबको खत्म करने के बाद यानी कंपनी को बेहतर बनाया जाएगा, और उसके लिए टेक्निक्स यूज की जाएंगी जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बजटरी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्काउंटिंग रेट एनालिसिस एटसेट्रा। दीज आर सो मेनी टेक्निक्स जो कि हम इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस को कंट्रोल करने में, अपने बिजनेस को इफेक्टिव बनाने में। अगला कहता है कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप टीचर हो, आपको सब कुछ आता है बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पाते, तो अल्टीमेटली इट इज नथिंग। वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सारा का सारा आपका जो नॉलेज है, सारी के सारी जो आपका जो भी आपको ज्ञान है वो बेकार चला जाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, और वो कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। कैसे करता है? बाय प्रोवाइडिंग और बाय फैसिलिटेटिंग द रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं मैनेजमेंट के द्वारा वो अलग अलग डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जाती हैं, वो बाहर के एक्सटर्नल यूजर्स को दी जाती हैं, वो इंटरनल यूजर्स को दी जाती हैं इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। ठीक। अगला कहता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और देखा जाता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, कंपनी ने देखा कि कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है बट कंपनी की जो है कैश की पोजीशन जो है बहुत खराब है। इट मीन्स कंपनी की लिक्विडिटी बेकार है। अब सोचिए इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है बहुत अच्छा, कंपनी की सेल बहुत अच्छी है, बट कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है। अब मान लीजिए कोई क्रेडिटर्स आता है बाहर से, वो कहता है जी आपके ऊपर हमारा पैसा ड्यू हो चुका है, आप प्लीज हमारे को पैसा दे दीजिए। जैसे ही कंपनी बोलेगी हमारे पास कैश नहीं है, उसके माइंड में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि कंपनी की पोजीशन खराब, कंपनी कहीं ना कहीं डूबने वाली है, और वो ये खबर सारी की सारी दुनिया में फैला देगा, और जिससे कि कंपनी पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो वो ये जानना जरूरी है कि कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि कंपनी की पोजीशन को देखा जा सके, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जा सके। और वो कौन कौन से टेक्निक्स यूज हो सकती हैं? हम ट्रेंड एनालिसिस यूज कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस यूज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स वी यूज्ड इन ऑर्डर टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी।
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, अब देखो हम जानते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है, बट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब आप गुड्स परचेज करोगे, अब रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आपको क्वालिटी वाला मटेरियल खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि मैनेजमेंट अगर क्वालिटी वाला गुड्स नहीं खरीदेगा तो अल्टीमेटली वो गुड्स कस्टमर के पास जाएगा और कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, और जब कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो बिजनेस की इमेज नेगेटिव इमेज में बदल जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ कंपनी के पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मैनेजमेंट के पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट के पास इट मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट के पास यानी मॉनिटरी इंफॉर्मेशन है। इट मीन्स इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि जो इंफॉर्मेशन है इट मस्ट हैव क्वालिटी, उनके पास क्वालिटी होनी जरूरी है। इट मीन्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैनेजमेंट तभी एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, मैनेजमेंट तभी यानी एक बिजनेस को अच्छा बना सकता है जब मैनेजमेंट के पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होंगी। टैक्स पॉलिसीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? टैक्स पॉलिसीज के लिए। क्या टैक्स पॉलिसीज होंगी, क्या प्रोसीजर्स होगा, क्या कंप्लायंस होंगे, कौन कौन से में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, सारा का सारा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? ये मैनेजमेंट की। अगला कहता है कि डिसीजन मेकिंग यानी मैनेजमेंट का फाइनल वर्क तो यही है, मैनेजमेंट का डिसीजन लेना। डिसीजन कैसे लेना? जैसे कि मान लीजिए कोई मार्केट में कोई चीज़ आती है, कोई रॉ मटेरियल मार्केट में मिल रहा है 100 रुपये का, और वही रॉ मटेरियल अगर हम खुद बनाते हैं तो वो बनेगा हमारे को 120 रुपये का। तो इट्स बेटर कि मार्केट से खरीद लें। करेक्ट। इट मीन्स अगर हम इन हाउस बनाते हैं तो हमें 120 रुपये का पड़ता है, जबकि बाहर से वो हमें 100 रुपये का मिल रहा है, तो इट्स बेटर टू कि हम बाहर से खरीदें। यही इसी चीज़ को अपोजिट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें घर में कोई चीज़ यानी इन हाउस अगर हम बना रहे हैं वो 80 रुपये की पड़ रही है, जबकि मार्केट में 100 रुपये की है, तो इट्स बेटर टू मेक इट इन हाउस, हम अपने घर के अंदर उस चीज़ को बनाएं। करेक्ट। तो वही कह रहा है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, तो मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने का एक ही कार्य दिया जाता है जिससे कि बिजनेस को एक अच्छे रूप से चलाया जा सके। ठीक है जी। अनदर वन इज टूल्स। देयर आर सो मेनी टूल्स। ये कुछ टूल्स दिए हुए यानी जो हम यानी टेक्निक्स यूज करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। जैसे बजटिंग कैसे की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ पास डेटा। पास में आपने डेटा देखा, उसके बेसिस पर आपने बजट बना लिया। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हमने कहा हमने यानी 100 क्वांटिटी थी पिछली बार सेल की, और वो हमने क्वांटिटी की 1 लाख रुपए की एक, तो हमने कहा 100 लाख रुपए की हमारी सेल हुई। अब हम क्या कहते हैं कि हम क्वांटिटी इन फ्यूचर अब बढ़ा देंगे। हमने कहा हम क्वांटिटी अपनी 100 की जगह 120 क्वांटिटी कर देंगे। अब रेट मान लीजिए हमने 10% बढ़ाया तो 1.1 लाख कर दिया, इज इक्वल टू जो भी आएगा ये हमारा 1.132 लाख के आसपास। तो पॉइंट इज कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमने यानी इसको बेस मानकर हमने आगे के लिए क्या किया? डिसीजन लिया। इसी को हम कहते हैं फोरकास्ट करना, बजट करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस एंड वेरिएंस एनालिसिस। इट मींस हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हमें ये अचीव करना है। अब इसको अचीव करने में जो भी हमने कदम उठाए उसके बीच में अब हमारा जो मान लीजिए या तो अचीव हो जाएगा या अचीव नहीं होगा। अचीव नहीं होगा तो हमें ये ढूंढना होगा कि क्या क्या रीजंस थे इसको अचीव नहीं होने के। तो वेरिएंस एनालिसिस हमें करना होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी एनालिसिस, हमें देखेंगे कि हमारे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होगा। इट मीन्स हमारा डिसीजन से कॉस्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ा, प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ा, वॉल्यूम पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इनकी वजह से अल्टीमेटली हमारी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये हम टूल देखेंगे। रेशियो एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो हम देखते हैं डिफरेंट रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। हम क्या करते हैं? रेशियो इज व्हाट? रेशियो इज नथिंग बट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंफॉर्मेशन। डेटा के बीच में रेशियो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है, जिससे कि ये भी एक अगेन एक टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टेक्निक। अगला कहता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो हम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कहाँ पर कमी रही है, ये कहाँ पर हम बेटर कर सकते थे, और हम किस पोजीशन में चल रहे हैं। इट मीन्स जो हमारा स्टैंडर्ड है उससे हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पास्ट ईयर से अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम 2 ईयर को कंपेयर कर रहे हैं, हम 2 प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, हम 2 बिजनेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि हमारी यानी पोजीशन क्या है। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का मीनिंग ये हुआ, मान लीजिए आपने एक गुड्स बनाया, उसकी कॉस्ट आई 100 रुपये, ठीक है जी। अब आप चाहते हो कि आपने 100 क्वांटिटी बनाई, उसी कॉस्ट 100 रुपये आई। अब आप चाहते हो कि 10 क्वांटिटी का आपका और ऑर्डर आता है। अब 10 क्वांटिटी को बनाने के लिए आपको मान लीजिए 20 रुपये लगते हैं। इज दिस बेनिफिशियल? आप 100 क्वांटिटी 100 रुपये में बनाते हो, 10 क्वांटिटी आपको 20 रुपये में बनानी पड़ रही है, तब आपको अगेन डिफरेंशियल कॉस्ट देखना पड़ेगा कि क्या जो मेरे को डिफरेंशियल प्रॉफिट होगा क्या वो मेरे डिफरेंशियल कॉस्ट से ज़्यादा होगा या कम होगा। इट मीन्स जो आपका जो डिफरेंशियल पैसा आएगा वो आपके डिफरेंशियल कॉस्ट से कम होगा, तो आप क्या करोगे यानी नहीं लोगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिटेबल होगा तो आप उसे कंसिडर करोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी हेल्प करती है।
कंपनी की लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करती है, कंपनी की लिक्विडिटी को बताती है, जिससे कि मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि कंपनी की पोजीशन के हिसाब से कि कंपनी को क्या डिसीजन लेना चाहिए और कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फिक्स की जाती है कि कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी एक्सपेंस के लिए, किसी भी लॉस के लिए। डीसीएफ, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी, मैं एग्जांपल बताता हूं, आपने एक मशीन खरीदी और वो मशीन जो आपने खरीदी है उसकी लाइफ है मान लीजिए 5 साल, आपने 1 साल यूज किया, ठीक है जी। 1 साल बाद अब आपको डिसीजन लेना है। आप ये कहते हो कि मान लीजिए कि मेरे को नई मशीन खरीदनी है 1 साल बाद, तो वो ये कहता है कि आज इस मशीन को बेच दिया जाए या इससे भी और प्रोडक्शन किया जाए। अगर हम इसे आज बेच देंगे तो मान लीजिए 1 लाख रुपए आ जाएगा, बट अगर ये कहता है कि अगर हम इसे चलाएंगे तो इससे हमें यानी फ्यूचर में 3 लाख रुपए आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 3 लाख रुपए। 5 सालों में 3 लाख रुपए आ जाएंगे। अब आज इसकी वैल्यू 3 लाख तो नहीं होगी, करेक्ट। 5 साल बाद इसकी वैल्यू 3 लाख है, तो आज इसकी वैल्यू क्या होगी? यानी बताइए 3 लाख रुपए कब होगी? महंगाई बढ़ते बढ़ते 5 साल बाद 3 लाख होगी। मान लीजिए आज इसकी वैल्यू 1,50,000 है, तो कंपनी कहेगी क्या करना चाहिए भैया, हमें इसे रखना चाहिए और हमें इसे फ्यूचर में काम चलाना चाहिए। बट मान लीजिए इस 3 लाख रुपए की वैल्यू आज 80,000 रुपए है, तो कंपनी क्या कहेगी? तुरंत सेल करो इसे। इट मीन्स डिस्काउंटिंग कैश फ्लो ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर में आने वाला कैश अगर हम उसे आज प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करें, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें तो क्या होगा, उसी के बेसिस पर एक डिसीजन लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है? देखो क्या होता है, लर्निंग कर्व क्या होता है? जब कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में काम करता है तो उसको जो स्किल होती है वो कम होती है, बट जब वो रूटीनली वर्क करता रहता है, रूटीनली वर्क चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक्सपर्टीज आ जाती है। तो लर्निंग कर्व स्टार्टिंग में, इट मीन्स जब लेबर काम करेगा या एम्प्लॉय काम करेगा तो उसका लर्निंग कर्व क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा। और जो लर्निंग कर्व उसका इंक्रीज करता जाएगा, सीखने का जो उसका तजुर्बा बढ़ता जाएगा, उस तजुर्बे से वो क्या करेगा? कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो दीज आर द टेक्निक्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू मेक द बिजनेस स्ट्रेंथेंड। ठीक है जी, अगला देखते हैं। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। इट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? कुछ लिमिटेशन से भी गुजरता है। और वो लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले कहता है कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अब देखो आपको डिसीजन लेना है फ्यूचर के लिए, आपको डिसीजन लेना है फ्यूचर के लिए और डेटा ले रहे हो पास्ट का। इट मीन्स पास्ट में क्या क्या मिसहैपनिंग हुई है उसके बेसिस पर आपको फ्यूचर में डिसीजन लेना है। जैसे मैं मानता हूं एग्जांपल के तौर पे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है और इकोनॉमी की पोजीशन बहुत खराब है। ठीक है जी, सब चीज़ें यानी महंगी हो रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस समय सिचुएशन पूरी बिगड़ी हुई है सारी कंट्रीज़ की। अब आज को अगर हम मान लीजिए 2 साल बाद, अब क्या होगा? 2 साल बाद कोरोना तो रहेगा नहीं, 2 साल बाद इकोनॉमी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। और जब इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, अब सोचिए हम आज के डेटा को अगर हम 2 साल बाद के डेटा से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट गलत निकलेगा। और जब रिजल्ट गलत दिखाएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारा क्या कर डिसीजन मेकिंग में भी गलत प्रेजेंटेशन दिखाएगा और डिसीजन मेकिंग भी हमारा गलत साबित कर देगा। तो कह रहे हैं कि पास्ट डेटा पर ये बेस्ड है, इसलिए हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। दूसरा कहता है लैक ऑफ वाइड नॉलेज। अब देखो क्या होता है, हमारे को लिमिटेड नॉलेज होती है, और जब लिमिटेड नॉलेज होती है तो कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज तो नहीं हो सकती हर सब्जेक्ट में। जब लिमिटेड नॉलेज होती है तो लिमिटेड नॉलेज की वजह से कहीं ना कहीं डिसीजन गलत भी लिए जा सकते हैं या बिजनेस के अगेंस्ट भी लिए जा सकते हैं। अगर आपको अच्छे डिसीजन लेने हैं तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी जरूरी है। सिर्फ आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, मान लीजिए सिर्फ आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, इट विल नॉट बी सफिशिएंट। आपको उसके अलावा बाकी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको, बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए आपको, करेक्ट। सो मैनी टेक्निक्स यू हैव टू यूज। तो वो कहता है कि सिर्फ वाइड नॉलेज नहीं होगी, अगर वाइड नॉलेज नहीं होगी तो बिजनेस में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो कहीं कहीं क्वालिटेटिव डिसीजन नहीं होंगे और वो मैनेजमेंट की जो क्वालिटी होगी उसको लिमिट कर देगा। अगला कहता है कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच। हम इसे कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच इसलिए कह रहे हैं, क्या होता है जब किसी चीज़ में टाइम ज़्यादा लग रहा हो और आपको इनिशियली डिसीजन लेना है, जल्दी डिसीजन लेना है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी एक ओपिनियन बना लेता है, मैनेजमेंट एक इंट्यूशन कर लेता है और उसके बेसिस पर क्या करता है, यानी डिसीजन ले लेता है। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच जो यूज होनी चाहिए, एक जिसे बोलते हैं यानी एक डिटेल्ड अप्रोच यूज होनी चाहिए, वो यूज नहीं हो पाती है और मैनेजमेंट क्या करता है, उस
जो कॉम्प्लिकेसी है उस चीज़ को नेगेटिव प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का जो डिसीजन होता है कहीं ना कहीं वो गलत हो सकता है। आगे कहता है नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जिससे कि आप फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हो। इट इज़ अ सपोर्टिंग रोल। ये आपको हेल्प करता है कि आप फ्यूचर में डिसीजन इजीली ले सकते हो। इट मीन्स ये मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आपको अलग ही रखना होगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके सिर्फ हेल्प करती है कि डेटा प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फॉर डिसीजन मेकिंग, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे कह रहे हैं कॉस्टली सिस्टम है। सीधी सी बात है, अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टॉल करना होगा, कहीं ना कहीं आपको खर्चा भी ज़्यादा करना होगा। कहीं ना कहीं आपको क्या करने होंगे, उसके अंदर यानी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग लगाने होंगे। उसके अंदर आपको नई नई टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, आपको महंगी महंगी इन्वेस्टमेंट करनी होंगी। तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि ये कॉस्टली सिस्टम है। अगला कहता है कि डेवलपिंग स्टेज। अब देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट्स अ न्यू टेक्निक, और जब ये नई टेक्निक है इट्स नॉट फुल्ली डेवलप्ड टेक्निक, और जब ये डेवलप्ड टेक्निक नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लिमिट कर देता है यूटिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन डाल देता है कि इसकी यूटिलिटी इतनी अभी नहीं बढ़ी है। इस वजह से क्या होता है कि जो परफेक्ट एंड करेक्ट डिसीजंस हैं वो कई बार नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से बिजनेस में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आगे कहता है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग क्या है? देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की मैनेजमेंट को। अब ये मैनेजमेंट का खुद का आइडिया है या मैनेजमेंट का खुद की इंटरप्रिटेशन है कि वो उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरप्रेटर। कहीं ना कहीं ये हमारे ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट कहता है कि रेसिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ। दैट मीन्स क्या होता है, जब भी कोई नई टेक्निक आती है तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयज़ के बीच में, स्टाफ के बीच में एक भय होता है, एक डर होता है। उन्हें कहीं ना कहीं क्या होता है, वो ये चाहते हैं कि ये चीज़ इंस्टॉल ना हो, ये चीज़ इम्प्लाइड ना हो, इसको यानी एग्जीक्यूट नहीं किया जाए, क्योंकि जैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उनकी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती हैं, कुछ नया एडिशन हो सकता है। इसलिए वो करते हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं, खंडित करते हैं, और वो कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगेन इट्स द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम अगली क्लास में मिलेंगे। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।